सो हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। स्वागत है तुम सभी का तुम्हारे अपने यूट्यूब चैनल आज क्लासेस पे। एंड मैं हूं आदित्य गोस्वामी एंड प्यारे आज लेकर आए हैं बायोलॉजी के बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल सेट। एंड आज बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को, बहुत सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को एंड बहुत सारे लॉन्ग सब्जेक्टिव क्वेश्चंस यानी कि 5 नंबर वाले क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन एंड तक देखना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आगे जितनी भी वीडियो जाए तुम्हें नोटिफिकेशन मिल जाए, ताकि तुम्हारा जो सपना है 450 प्लस का उसको हम सच कर पाए। एंड ऐसे मॉडल सेट के बहुत सारे वीडियो लेकर आने वाले हैं बायोलॉजी के आगे भी। एंड सारे वीडियोस को देख लेते हो तो बायोलॉजी की टेंशन तुम भूल ही जाना कि बायोलॉजी में तुम्हारा नंबर कटने वाला है, क्योंकि सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस कर देंगे इस मॉडल सेट सीरीज में। तो जुड़े रहना एंड तक। तो चलो, तो उससे पहले कुछ शायरी हो जाए ताकि तुम मोटिवेटेड रहो क्लास के एंड तक। तो देखते हो, ये रास्ते ले ही जाएंगे मंजिल तक, तू हौसला रख। ये रास्ते ले ही जाएंगे मंजिल तक, तू हौसला रख। कभी सुना है कि अंधेरे ने सुबह ना होने दी हो? ऐसा हो ही नहीं सकता मेरे प्यारे। रात चाहे कितनी भी लंबी हो जाए, चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो जाए, कितना ही घोर अंधेरा क्यों ना हो, लेकिन सुबह जरूर होता है। वैसे ही तुम्हारी मेहनत कितनी ही लंबी क्यों ना जाए, कितने भी कठिन तुम्हारे मार्क क्यों ना हो जाए, लेकिन उसका परिणाम जो मिलेगा बहुत ही सुखदायक होगा और तुम्हारा जो रिजल्ट मिलने वाला है बहुत ही जल्दी मिलने वाला है। तो अभी से भी जुड़ जाओ मेरे साथ एंड जी तोड़ मेहनत करो, जी जान लगा दो। लास्ट के जितने दिन भी बचे हैं, मत देखो कितने दिन बचे हैं, जितने भी दिन बचे हैं बस अपनी पूरा 100% देने का कोशिश करो, 100% एफर्ट दो। एंड मैं गारंटी लेता हूं कि तुम बहुत अच्छा स्कोर कर जाओगे एंड रिजल्ट वाले दिन तुम खुद प्राउड फील करोगे, अपने माता पिता को प्राउड फील कराओगे। तो वो मोमेंट तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते कितना मतलब कि बेहतरीन होता है। तो उस मोमेंट को देखना चाहते हो तो आज तो अपना होगा, तुम्हें आज मेहनत करना होगा। तुम मेहनत करने से बिल्कुल मत कतराओ और वीडियो को एंड तक जरूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसे ही तुम्हारी तैयारी को हम पीसफुली लेकर चलते रहें। तो चलो क्वेश्चंस को देखते हैं। तो आओ फिर सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं। एंड इंग्लिश मीडियम वालों के लिए हमने इंग्लिश में भी लाया है। बहुत सारे कमेंट कर रहे थे कि भैया इंग्लिश मीडियम में भी लेकर आइए, तो तुम जो कहोगे वो हम करने के लिए तैयार है, लेकिन हमारा सपोर्ट करना होगा। हमारा 10 के टारगेट जो है उसे जल्दी से पूरा कर दो मेरे प्यारे। बस सब्सक्राइब बटन जरूर से दबा देना। तो आओ देखते हैं पहले क्वेश्चन को। इनमें से कौन किस में निषेचन के लिए जल माध्यम की आवश्यकता है? कौन जल माध्यम में निषेचन करता है? तो याद रखना ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलो पहले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख तो क्या करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हीमोफीलिया के संबंध में निम्न में कौन सा भिन्न है? कौन सबसे भिन्न है? तो याद रखना एक्स संलग्न प्रभावी डिसऑर्डर, यानी कि ऑप्शन नंबर जो तुम्हारा ए है बिल्कुल राइट आंसर है। चलो पहले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख तो क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है मीन माता बीमारी किसके कारण होता है? तो याद रखना मरकरी के कारण, एचजी। एंड ये बहुत ही डेंजरस होता है, इसीलिए इसे अब थर्मामीटर में इस्तेमाल नहीं किया जाता। पहले किया जाता था लेकिन ये बहुत ही जहरीला होता है, इसीलिए इसका इस्तेमाल अब नहीं किया जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख तो क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है इसमें से कौन ज्यादा दूध देने वाली गाय की प्रजाति है? याद रखना हॉल्स्टीन। हॉल्स्टीन सबसे ज्यादा दूध देने वाली गाय की प्रजाति है, विदेशी प्रजाति है, इसे बाहर सीमेन के माध्यम से लाया गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख तो क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है द्विखंडन किस में पाया जाता है? द्विखंडन किस में पाया जाता है? तो याद रखना ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है, अमीबा एंड पैरामीशियम दोनों में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। चलो पहले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख तो क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक्स 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 ओ टाइप में लिंग निर्धारण में तो याद रखना ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है, मादा सिर्फ एक प्रकार के अंडे देती है। इस प्रकार का जब लिंग निर्धारण होता है तो मादा सिर्फ एक प्रकार के अंडे देती है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। चलो पहले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख तो क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख तो कह रहा है कि द्वितीयक प्रदूषक है। द्वितीयक प्रदूषक निम्नलिखित में से कौन सा? याद रखना ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, पेन। ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख तो क्या कह रहा है ताइचुंग वन किसकी किस्म है? ताइचिंग वोन किसकी किस्म है? तो याद रखना ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, धान की है, चावल की है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहले नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख तो क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है गैमिट्स से युग्मन को कहते हैं। गैमिट्स के युग्मन को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो याद रखना ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, सिनगेमी कहते हैं। यहाँ पर होना चाहिए गैमिट्स के युग्मन मतलब कि फ्यूजन को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो सिनगेमी कहते हैं। यहाँ पर देख तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें, इनमें से कौन जीनोटाइप 4 अलग प्रकार के गैमिट्स बनाएंगे? इनमें से कौन से जीनोटाइप्स 4 अलग प्रकार के यहाँ पर गैमिट्स बनाएंगे? तो याद रखना ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, ए बी बी सी सी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो तुम्हारा सी है बिल्कुल राइट आंसर है। चलो पहले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख तो क्या कह रहा है।
कह रहा है यहाँ पर पारिस्थितिक तंत्र या इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। एंड ये क्वेश्चन कई बार तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, तो इसको याद रखना। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट आंसर है, टेंसले ने, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलो प्यारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ प्रदेश तो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है अलैंगिक जनन द्वारा हजारों पौधों को उत्तक संवर्धन की कौन सी विधि से बनाया जाता है। अलैंगिक जनन द्वारा हजारों पौधों को उत्तक संवर्धन की कौन सी विधि से बनाया जाता है, तो याद रखना ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है, सूक्ष्म प्रजनन माइक्रो प्रोपोगेशन से, यानी ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल राइट आंसर है। चलो प्यारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ प्रदेश तो क्या कह रहा है इसमें से कौन किसे बंगाल का आतंक कहा जाता है। एंड ये क्वेश्चन कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, याद रखना किसे बंगाल का आतंक कहा जाता है, तो जलकुंभी को, याद रखना जलकुंभी को, वाटर हाइसिंथ को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जल में उगकर ऑक्सीजन को सोख लेता है, पानी से ऑक्सीजन को सोख लेता है, इसीलिए इसे बंगाल का आतंक कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ प्रदेश तो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है होलाइड्रिक जीन उपस्थित होते हैं, होलाइड्रिक जीन उपस्थित होते हैं, तो याद रखना वाई क्रोमोसोम पर, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ प्रदेश तो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर अम्ल वर्षा का कारण है, अम्ल वर्षा का कारण कौन सा है। एंड ये भी क्वेश्चन कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल चुका है, याद रखना ऑप्शन नंबर ए SO2 और SO3, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ प्रदेश तो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कृत्रिम वीर्य सेपन का उपयोग नहीं किया जाता है, किसमें नहीं किया जाता है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कैन नॉट बी प्रैक्टिस्ड इन, किसमें नहीं हो सकता है, तो याद रखना मेरे प्यारे मछली में नहीं हो सकता है, मछली में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हम नहीं करा सकते। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ प्रदेश तो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है प्लाज्मोडियम की संक्रमण अवस्था है, प्लाज्मोडियम की संक्रमण अवस्था है, तो याद रखना स्पोरोजॉइट्स, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट आंसर है, यही अवस्था में वो संक्रमण करता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ प्रदेश तो क्या कह रहा है डायबिटीज का कारण है, डायबिटीज का कारण क्या है, तो याद रखना ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है, हार्मोन की कमी। कौन सी हार्मोन की कमी, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इंसुलिन का, याद रखना इंसुलिन की कमी से डायबिटीज होता है। चलो प्यारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ प्रदेश तो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है डेयरी फॉर्म में उपलब्ध होता है, डेयरी फॉर्म में उपलब्ध होता है, तो याद रखना ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। दूध भी उपलब्ध होता है, मक्खन भी उपलब्ध होता है, पनीर भी उपलब्ध होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। चलो प्यारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ प्रदेश तो क्या कह रहा है टी सेल्स उत्तरदायी है, टी सेल्स किसके लिए उत्तरदायी है, तो याद रखना ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, सेल मेडिएटेड प्रतिक्रिया हेतु। और टी सेल्स कहाँ पाए जाते हैं, टी सेल्स पाए जाते हैं आपके WBC में, याद रखना ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल राइट आंसर है। चलो प्यारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ प्रदेश तो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है डायबिटीज रोगी के मूत्र में रहता है, डायबिटीज रोगी के मूत्र में क्या रहता है, तो याद रखना ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है, शर्करा होता है, यानी शुगर होता है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ प्रदेश तो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डार्विन अपनी यात्रा के दौरान किस द्वीप पर गए थे, डार्विन अपनी यात्रा के दौरान किस द्वीप पर गए थे, तो याद रखना ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है, गैला पैगो द्वीप पर, गैला पैगो द्वीप पर, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ प्रदेश तो क्या कह रहा है लगभग कितने वर्ष पूर्व पृथ्वी पर जीवन का प्रथम कोशिका रूप प्रकट हुआ था। एंड ये क्वेश्चन इवोल्यूशन वाले चैप्टर से लिया गया है, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, यानी कि 2000 मिलियन ईयर्स बिफोर, यानी 2000 साल पहले सबसे पहले ये प्रथम जीवन कोशिका का रूप प्रकट हुआ था, ऐसा माना जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ प्रदेश तो क्या कह रहा है मानव का विकास कहाँ हुआ था, मानव का विकास कहाँ हुआ था, तो ये साइंस के अकॉर्डिंग माने तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, सबसे पहले अफ्रीका महादेश में देखा गया था, अफ्रीका, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ प्रदेश तो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है जीवन पहले से विद्यमान जीव से निकल कर आता है सिद्धांत को किसने प्रदर्शित किया, कह रहा है कि जीवन पहले से विद्यमान जीवन से निकल कर आता है सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था, तो याद रखना ऑप्शन नंबर जो तुम्हारा सी है बिल्कुल राइट आंसर है, लुईस पास्चर ने, याद रखना लुईस पास्चर ने बात कहा था। एंड कोशिका जो कि पहले से मौजूद कोशिका से ही बनी होती है, ये किसने कहा था, तो याद रखना रोडोल्फ भर्चाउ ने, 1855 में रोडोल्फ भर्चाउ ने कहा था ओमनिस सेलुला इस सेलुला, इसका अर्थ होता है कि प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही नए सेल्स का निर्माण होता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ प्रदेश तो क्या कह रहा है डिंब वाहिनी नलिका यानी फिलोपियन ट्यूब गर्भाशय तथा योनि मिलकर बनाती है, क्या बनाती है, तो याद रखना ऑप्शन नंबर तुम्हारा जो बी है बिल्कुल राइट आंसर है, स्त्री सहायक नलिकाएं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलो प्यारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ प्रदेश तो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है सीसन का अंतिम
वर्धित भाग एक ढीली त्वचा से ढका होता है जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? तो याद रखना ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है, अग्रछेद कहते हैं। क्वेश्चन को देख लेते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है WHO का पूर्ण रूप क्या है? WHO का पूर्ण रूप क्या है? तो याद रखना वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। एंड प्यारे, यहाँ पर 28 हमने बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डिस्कस किया। अब 2 नंबर वाले क्वेश्चन जो कि कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं उनको देखने वाले हैं, फिर लॉन्ग क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना। तो आओ 2 नंबर वाले क्वेश्चन को देखते हैं। तो प्यारे, यहाँ पर अब हम सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने वाले हैं, 2 नंबर वाले क्वेश्चन जो कि कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आओ सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर देख, तो क्या कह रहा है? कह रहा है युग्मक जनन और भ्रूण उद्भव के बीच अंतर स्पष्ट करें, यानी गेमिटोजेनेसिस एंड एम्ब्रियोजेनेसिस में क्या अंतर है बताइए। तो आओ सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पर देख, तो गेमिटोजेनेसिस यानी युग्मक बनने की प्रक्रिया को युग्मक जनन कहलाती है। युग्मक बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? युग्मक जनन कहलाती है। इस प्रक्रिया में नर तथा मादा दोनों युग्मक बनते हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों बनते हैं। oogenesis में मादा युग्मक बनता है, स्पर्मेटोजेनेसिस में नर युग्मक बनता है। एंड भ्रूण उद्भव क्या है? एम्ब्रियोजेनेसिस क्या है? तो जाइगोट से, जाइगोट क्या होता है? तो नर युग्मक और मादा युग्मक मिलकर जब फर्टिलाइजेशन होता है दोनों के बीच, तो जाइगोट युग्मनज बनता है, जो प्रथम कोशिका होती है हमारी शरीर की। जाइगोट से भ्रूण बनने की प्रक्रिया को भ्रूण उद्भव कहा जाता है। जाइगोट से, एक छोटी सी कोशिका से भ्रूण बनने की प्रक्रिया को भ्रूण उद्भव कहा जाता है। इस प्रक्रिया में जाइगोट की कोशिका का विभाजन होता है, तभी जाकर उतनी बड़ी आकार को वो ले पाता है। कोशिका विभाजन लगातार चलता रहता है। दूसरा अंतर देख सकते हैं यहाँ पर, इस प्रक्रिया में मियोसिस प्रक्रिया द्वारा द्विगुणित मियोसाइट्स से नर और मादा युग्मक का निर्माण होता है। यहाँ पर क्या होता है? मियोसिस होता है, याद रखना मियोसिस होता है। एंड इस प्रक्रिया में द्विगुणित जाइगोट के बार बार माइटोटिक डिवीजन से फलस्वरूप भ्रूण का निर्माण होता है। यहाँ पर माइटोटिक डिवीजन होता है, यहाँ पर मियोसिस डिवीजन होता है, याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उससे पहले इंग्लिश मीडियम वाले तुम स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो प्यारे स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर तो क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है अनिषेक जनन से आप क्या समझते हैं? अनिषेक जनन से आप क्या समझते हैं? तो यहाँ पर देखते हो कुछ प्राणियों जैसे रोटीफॉर्स, मधुमक्खी, पक्षी आदि में बिना निषेचन की क्रिया के संपन्न हुए ही नए जीव का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार की घटना को अनिषेक जनन यानी कि पार्थिनोजेनेसिस कहा जाता है। याद रखना, कुछ ऐसे प्राणी होते हैं जो बिना निषेचन के ही जीवों का निर्माण कर देते हैं, उसे पार्थिनोजेनेसिस कहा जाता है। इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ पर अपना स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं प्यारे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख, तो क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है एंटीबॉडी के कार्यों का उल्लेख कीजिए। तो एंटीबॉडी के कार्यों का उल्लेख, तो एंटीबॉडी निम्नलिखित रूप से कार्य करता है। सबसे पहला, जीवाणु को एंटीबॉडी इस तरह से आवृत ढक देता है जिससे फैगोसाइट उसे पहचान सकता है और इसे क्या कहते हैं? याद रखना ऑसोनाइजेशन कहते हैं। इस प्रकार से उसे ढक देता है कि वो आसानी से फेगोसाइटेसिस जो सेल होता है WBC में, जो कि सबको मार के खाता है, मैक्रोफेज, वो आसानी से इसे पहचान सके, इसे अटैक करे और मार दे, और माइक्रोफेज इसे खा ले। एंड दूसरा काम क्या होता है? एंटीबॉडी बैक्टीरिया द्वारा स्रावित विषाक्त पदार्थों को उदासीन बना देता है। जितने भी जहरीले पदार्थ उनमें से निकलते हैं उसको न्यूट्रल कर देता है, उसे उदासीनता कहते हैं। और तीसरा कार्य क्या होता है? एंटीबॉडी एंटीजन से संयुक्त होकर बृहत आकार अघुलनशील जटिल पदार्थ तैयार करता है जो एंटीजन के विशेष जैव कार्य में बाधा पहुंचाता है। इसे एग्लूटेशंस कहते हैं, यानी कि। एंड यहाँ पर दोस्तों इंग्लिश मीडियम वालों के लिए हमने हम लिख कर लाए हैं यहाँ पर, तो तुम स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट, कई बार तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, संलग्नता तथा विनिमय में अंतर स्पष्ट करें। संलग्नता तथा विनिमय में अंतर स्पष्ट करें। तो सबसे पहले संलग्नता को समझते हैं एंड फिर विनिमय को, इसका अपोजिट करते जाना है। यहाँ पर दोस्तों संलग्नता किसी गुणसूत्र के जीन्स को साथ साथ रखती है। संलग्नता क्या करती है? किसी भी गुणसूत्र को जीन्स के साथ साथ रखती है, क्रोमोजोम में जो जीन्स पाए जाते हैं एक साथ रखती है। और विनिमय गुणसूत्र के जीन्स को पृथक करता है जिससे नए संयोग बनते हैं। अभी हमने बताया सिर्फ उल्टा कर देना है, होता जाएगा। यहाँ पर दूसरा देख सकते हैं अंतर, जीन्स के पास स्थित होने पर संलग्नता की तीव्रता बढ़ती है। जीन्स के पास होने पर संलग्नता की तीव्रता बढ़ती है। जीन्स के अधिक समीप होने पर विनिमय की आवृत्ति घटती है, यानी कि इसकी फ्रीक्वेंसी घट जाती है। इसके द्वारा जनक लक्षण संतति में बने रहते हैं। जनक के जो लक्षण हैं यानी कि पेरेंटल जो आपके गुण आते हैं आपके अंदर, वो बने रहते हैं। लेकिन यहाँ पर ये संतान में जनक लक्षणों को बदल देते हैं। यहाँ पर कुछ म्यूटेशन हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। आनुवंशिक विज्ञानों द्वारा जीवों में नई प्रजाति के निर्माण को रोकते हैं। ये नई प्रजाति के निर्माण में सहायक होते हैं। तो ये कुछ प्रमुख अंतर थे। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर? यहाँ पर देख तो लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर में क्या अंतर है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यहाँ पर भी एक दो
हो गया। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख तो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत को लिखे। जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत को लिखे। जैव प्रौद्योगिकी के विकास में दो प्रमुख तकनीकों का योगदान है। सबसे पहला अनुवांशिक अभियांत्रिकी यानी कि जेनेटिकल इंजीनियरिंग, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एंड दूसरा है रासायनिक अभियांत्रिकी। तो सबसे पहले जेनेटिकल इंजीनियरिंग को समझते हैं। अनुवांशिक अभियांत्रिकी वह प्रौद्योगिकी है, वह टेक्नोलॉजी है जिसके द्वारा किसी भी जीवन से मतलब जीव से डीएनए या जीन निकाल कर किसी अन्य जीव के जीन के साथ युग्मित किया जा सकता है, जिसे क्रॉसिंग ओवर भी बोला जाता है। दूसरे शब्दों में अनुवांशिक अभियांत्रिकी को युग्मित डीएनए प्रौद्योगिकी भी कहा जाता है। एंड ये सबसे जरूरी इसलिए है कि कितने सारे रोग होते हैं हमारे शरीर में जो कि ऐसे होते हैं, तो पैटर्नल होते हैं, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहे हैं, हम जिसे क्या कहते हैं जेनेटिक्स रोग, उन्हें भी ठीक किया जा सकता है इस टेक्निक के द्वारा। हमारे शरीर में जो भी पीढ़ी दर पीढ़ी रोग आते जा रहे हैं उन जीन्स को बदला जा सकता है एंड आसानी से उन्हें ठीक किया जा सकता है, लेकिन उतनी उन्नत टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है कि ऐसा कर सके। दूसरी है रासायनिक अभियांत्रिकी। प्रक्रमों में रोगाणु हित वातावरण बनाकर केवल वांछित सूक्ष्म जीवों को सुकेंद्रकी कोशिकाओं में वृद्धि कर अधिक मात्रा में जैव प्रौद्योगिकी द्वारा निर्माण किया जाता है, जैसे एंटीबायोटिक्स, टीके, एंजाइम का उत्पादन किया जाता है। एंड ये भी हमारे लिए हेल्पफुल है। चलो एंड यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वाले स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख तो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण के उपाय को लिखे। ध्वनि प्रदूषण से कैसे नियंत्रण लिया जा सकता है उसके उपाय लिखे। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित उपाय है। सबसे पहला, अधिक शोर पैदा करने वाली मशीनों के स्थान पर कम शोर मशीन लगानी चाहिए, जो कम शोर पैदा करती है ऐसी मशीनों को लगाना चाहिए। दूसरा, आबादी से दूर औद्योगिक इकाइयों को स्थानीय की जाना चाहिए, मतलब जो आबादी से दूर औद्योगिक है उनको स्थानीय किया जाना चाहिए। लाउड स्पीकर एवं तेज आवाज पैदा करने वाले यंत्रों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना चाहिए, जितने भी डीजे वोजे हो गए इन पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। ध्वनि और शोषक पदार्थों के प्रयोग पर जोर दिया जाना चाहिए। कुछ ऐसे होते हैं जो साउंड प्रूफ होते हैं, वैसे चीज़ों पर ज़्यादा जोर देना चाहिए कि साउंड प्रूफ चीज़ लगाएं लोग। ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के लिए बने कानून की कड़ाई से अनुपालन होनी चाहिए। जितने भी नियम भारत सरकार ने बनाए उन पर जांच होनी चाहिए, सिर्फ पेपर पे कानून नहीं होने चाहिए। एंड यहाँ पर एंटीबॉडीज एवं इंटरफ्रेंस में अंतर बताइए। एंटीबॉडीज एवं इंटरफ्रेंस में अंतर बताइए। तो आओ समझते हैं। तो इंटरफ्रेंस मतलब ये सूक्ष्म जीवों से संक्रमित किसी भी कोशिका से स्रावित होते हैं। एंड एंटीबॉडीज ये केवल प्लाज्मा की बीटा कोशिकाओं से उत्पन्न होते हैं। याद रखना, बीटा कोशिका से। ये तीव्र प्रतिक्रिया दर्शाते हैं किंतु अस्थायी सुरक्षा प्रदान करते हैं, मतलब बहुत ही जल्दी रिएक्शन करते हैं, फास्ट रिएक्टिव होते हैं, लेकिन अस्थायी सुरक्षा प्रदान करते हैं कुछ ही समय के लिए। ये धीमी क्रिया करने वाले किंतु दीर्घकालीन सुरक्षा प्रदान करते हैं, माने लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी बूस्ट करते हैं एंटीबॉडीज। एंड ये कोशिकाओं के अंदर क्रिया करते हैं, ये कोशिकाओं के बाहर क्रिया करते हैं। ये शरीर का द्वितीय रक्षा स्तर बनाते हैं, ये शरीर के तृतीय रक्षा स्तर बनाते हैं। तो ये कुछ अंतर है, यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हो तुम लोग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख तो क्या कह रहा है जलावाहित रोगों के रोकथाम के लिए उपाय क्या करेंगे आप क्या करेंगे। तो यहाँ पर देख तो मतलब जो जल से होने वाले रोग हैं उनके लिए क्या करेंगे। तो देख तो संदूषित जलवाहित रोगों जैसे टाइफाइड एवं अतिसार जैसे रोगों के रोकथाम के लिए हम स्वच्छ जल का प्रयोग अपने दैनिक जीवन में करना चाहिए, मतलब कि पानी को उबाल के पीना चाहिए, ये सबसे अच्छा उपाय है। एंड एक रिपोर्ट की माने तो 80% तक बीमारी सिर्फ कंटामिनेटेड फूड्स खाने से होता है एंड वाटर पीने से, मतलब दूषित जल और दूषित भोजन करने से 80% दुनिया की बीमारियां होती हैं। तो अगर स्वच्छ जल को हम पिएंगे तो हम इन सभी बीमारियों से बच सकते हैं। एंड यहाँ पर इंग्लिश में भी है, अपना स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हो क्या कह रहा है, निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट करें। निम्नलिखित में क्या अंतर स्पष्ट करें। तो जन्मात यानी कि सहज प्रतिरक्षण एवं उपार्जित प्रतिरक्षण में क्या अंतर है। एंड बिहार बोर्ड का वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार 5 नंबर में भी पूछा जाता है, तो ध्यान से देखना। जन्मात या सहज एक प्रकार का अविशिष्ट रक्षा है जो जन्म से मौजूद होता है, यानी कि माँ के गर्भ से ही मौजूद होता है। जबकि उपार्जित प्रतिरक्षा रोगजनक विशिष्ट है, जिसमें प्राथमिक एवं द्वितीयक अनुक्रिया होती है, जिसका अभिलक्षण स्मृति पर आधारित होता है। मतलब कि हमारे जो स्मृति होती है, हमारे जो सेल्स होते हैं WBC के, उसमें भी एक सेल होता है जो स्मृति को रखता है। मतलब कि अगर कोई बैक्टीरिया एक बार आपके बॉडी पे अटैक कर दिया
तो वो उसकी स्मृति को बना लेता है, उसको याद रखता है कि इसने हमारे शरीर पर अटैक किया था एंड उसका एंटीबॉडी तैयार रखता है। उसके बाद से ज़िंदगी में अगर कभी भी वो बैक्टीरिया दोबारा अटैक करेगा तो ये ध्यान से उसके पास ये मैसेज आएगा कि यही बैक्टीरिया था जो आज से 10 साल पहले आया था, और जो एंटीबॉडी उसने उस समय बनाया था वही एंटीबॉडी फिर बनाकर और उस बैक्टीरिया को मार देगा और आप आसानी से रोग मुक्त हो सकते हैं। तो ये कोशिकाओं की मेमोरी होती है डब्ल्यूबीसी सेल की। तो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख तो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है शुक्र जनन की क्रिया के नियमन में शामिल हार्मोनों के नाम बताए। यानी कि शुक्राणु जनन के लिए कौन कौन से हार्मोन जिम्मेवार होते हैं, नाम बताना है। शुक्र जनन की प्रक्रिया में नियमन में निम्न हार्मोन कार्य करते हैं। सबसे पहला यहाँ पर देख तो पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा स्रावित फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH तथा पीट पिंडकर यानी कि ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन LH शामिल है, जो हाइपोथैलेमस यानी कि अधचेतक द्वारा स्रावित गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन के प्रभाव से स्रावित होता है। यानी कि मुख्यतः 3 हार्मोन आपको नाम याद रखना है। सबसे पहले FSH, फिर LH और तीसरा है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। तो ये 3 हार्मोन शुक्राणु जनन के लिए जिम्मेवार होते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ प्रतीक तो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है यौन संचारित रोगों के संपर्क में आने से बचने के लिए कौन से उपाय अपनाने चाहिए, कौन से उपाय अपनाना चाहिए। तो आओ आंसर देखते हैं। यौन संचारित रोगों के संपर्क में आने से बचने के लिए निम्नलिखित उपाय होने चाहिए या अपनाने चाहिए। सबसे पहला, किसी अनजान व्यक्ति या बहुत व्यक्ति से यौन संबंध नहीं रखना चाहिए। एक से अधिक व्यक्ति से यौन संबंध नहीं रखना चाहिए। मैथुन के समय सदैव कंडोम का इस्तेमाल करना चाहिए। तीसरा, यदि कोई आशंका है तो तुरंत ही प्रारंभिक जांच के लिए किसी योग्य चिकित्सक से मिलकर रोगों का पता करके इलाज कराना चाहिए। ये कुछ रीजन्स है एंड इनको आप अपनाएंगे तो बच सकते हैं। एंड यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वाले स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब 5 नंबर वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कि कई बार बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना, तुम्हारे लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो एक लाइक जरूर बनता है मेरे दोस्त, तो लाइक जरूर से कर देना। आओ देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, पुष्पी पौधों में भ्रूण कोष कैसे विकसित होता है, भ्रूण कोष की संरचना का वर्णन करें। पुष्पी पौधों में भ्रूण कोष कैसे विकसित होता है, भ्रूण कोष की संरचना का वर्णन करें। तो सबसे पहला, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप 4 गुरु बीजाणु बनते हैं, यानी कि 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं। एंड यहाँ पर जिनमें से एक कार्यशील होता है और 3 नष्ट हो जाते हैं, जबकि अन्य 3 अविकसित हो जाते हैं। केवल क्रियाशील गुरु बीजाणु भ्रूण कोष के रूप में विकसित होता है। यही एक जो MMC होते हैं वो विकसित होकर और एम्ब्रियो सेक बनाता है। सबसे पहला, क्रियात्मक गुरु बीजाणु का केंद्रक सूत्री विभाजन से 2 संतति केंद्रक बनाता है, जो गुरु बीजाणु के 2 सम्मुख ध्रुवों पर चले जाते हैं और न्यूक्लिएट भ्रूण कोष की रचना करते हैं। 2 अन्य क्रमिक समसूत्री केंद्रिक विभाजन के फलस्वरूप 4 न्यूक्लिएट और 8 बार न्यूक्लिएट भ्रूण कोष की संरचना होती है। एंड यहीं से सबसे पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि भ्रूण कोष कितने न्यूक्लियस वाला होता है, तो 8। याद रखना 8 केंद्रक होते हैं और 7 कोशिका। इनमें से 4 माइक्रोपाइलर छोर पर होते हैं, यानी कि माइक्रोपाइल एंड पर होते हैं, और तथा 4 चैलेजल एंड पर होते हैं। चैलाजल 2 एंड होते हैं जहां से आपका जो गेमिट आएगा मेल गेमिट वो प्रवेश करता है, चैलाजल एंड या माइक्रोपाइल एंड। तो दोनों छोर पे 4-4 चले जाते हैं। माइक्रोपाइलर छोर के 4 केंद्रकों में से 3 अंड समूचे बनाते हैं और चौथा नीचे की ओर खिसक कर ध्रुवीय केंद्रक हो जाता है, पोलर न्यूक्लियस बन जाता है। चैलेजल छोर की तरफ 3 केंद्रक प्रतिवेशांत यानी कि एंटीपोडल सेल्स बनाते हैं तथा चौथा खिसक कर ध्रुवीय केंद्रक में चला जाता है। मतलब ऊपर से एक नीचे बीच में आ गया एंड पोलर न्यूक्लियस बन गया, और नीचे से एक बीच में चला गया एंड पोलर न्यूक्लियस बन गया। जब हम फोटो देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा फिगर को। तो आओ फिगर को देखते हैं। तो यहाँ पर तो दोनों ध्रुवीय केंद्रक संलगित होकर द्विगुणित द्वितीयक केंद्रक बनाते हैं। तो यहाँ पर भ्रूण कोष की संरचना को समझते हैं। सबसे पहले अंड समुच्चय, बीजांड द्वारी सिरे पर 3 कोशिकाएं एक साथ समूहीकृत होकर अंड समुच्चय बनाती है, जिसमें से 2 सहायक और 1 अंड कोशिका होती है। 2 सहायक, तो यहाँ पर देख तो ऊपर यहाँ पर देख तो बीजांडित कोशिकाएं हैं। यहाँ पर किस छोर पर है, तो यहाँ पर देख तो ये है आपके माइक्रोपाइलल एंड पर। यहाँ पर देख तो 2 सहायक कोशिकाएं हैं, 2 सहायक कोशिकाएं हैं और 1 अंड कोशिका बनाता है। इन तीनों मिलकर अंड समुच्चय बनाते हैं, एक एपरेटस बनाते हैं। बीच में 2 पोलर न्यूक्लियस होते हैं, ध्रुवीय केंद्रक, जो एक ऊपर से आया होता है और एक नीचे से गया होता है।
एंड नीचे भी 3 कोशिकाएं होती है जिन्हें प्रतिपेशांत या एंटीपोडल सेल कहा जाता है। तो यहाँ पर देख तो 8 केंद्रक और 7 कोशिका वाला परिपक्व भ्रूण कोश है, यानी कि एम्ब्रियो सैक है। तो आओ इसके बारे में और पढ़ते हैं। तो यहाँ पर देख तो केंद्रीय कोशिकाओं के बारे में पढ़ लेते हैं सबसे पहले। तो केंद्रीय कोशिका अंड समूचे के नीचे के भाग को केंद्रीय कोशिका कहते हैं। इसमें 2 ध्रुवीय केंद्रक होते हैं जो कि हमने अभी देखा है, जो निषेचन के पूर्व संलगित होकर द्विगुणित द्वितीय केंद्रक बनाते हैं। ये डिप्लॉइड केंद्रक बनाते हैं। एंड तीसरा है एंटीपोडल सेल्स, यानी कि प्रतिपेशांत कोशिकाएं। भ्रूण कोश के चेलेजल छोर पर, अभी हमने बताया विभागीय छोर की ओर 3 कोशिकाएं होती हैं, प्रतिपेशांत कोशिकाएं कहलाती है। निषेचन के पहले या तुरंत बाद नष्ट हो जाती है, निषेचन से कुछ पहले या तुरंत बाद नष्ट हो जाती है। एंड इंग्लिश मीडियम वाले तुम यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एंड बिहार बोर्ड का सबसे ज़्यादा बार पूछा जाने वाला 5 नंबर वाला क्वेश्चन है, तो इसको हमेशा हमेशा के लिए याद रखना मेरे प्यारे। एंड ठीक से इसको देख लेना, तभी एग्जाम में जाना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एंड आओ अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है उत्पादकता की धारणा को समझाइए। प्राथमिक उत्पादकता क्या है, इसको प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में लिखे। तो आओ देखते हैं। पारिस्थितिक तंत्र के किसी पोषी स्तर द्वारा दिए गए समय में कार्बनिक पदार्थों के संश्लेषण की दर को उस तंत्र की उत्पादकता कहते हैं। उत्पादकता के लिए 3 चीजें आवश्यक है। सबसे पहला उत्पादन की दर, प्रति इकाई क्षेत्रफल एवं इकाई समय। तो आओ एक एक करके तीनों को समझते हैं। सबसे पहला उत्पादकता 2 प्रकार की होती है, याद रखना। पहला प्राथमिक उत्पादकता, दूसरा द्वितीयक उत्पादकता। आर जैसे ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर वर्ष या ऊर्जा जैसे किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर वर्ष के रूप में मापा जाता है। प्राथमिक उत्पादकता क्या है? प्रकाश संश्लेषण के दौरान पादपों द्वारा एक निश्चित समय अवधि में, मतलब एक फिक्स टाइम में, प्रति इकाई क्षेत्र द्वारा उत्पन्न किए गए जैव मात्रा या कार्बनिक सामग्री को पदार्थ प्राथमिक उत्पादकता कहते हैं। इसका भार ग्राम -2 होता है, या ऊर्जा के रूप में देखें तो किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसे 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है, पहला सकल प्राथमिक उत्पादकता और दूसरा शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता। तो एक एक करके इनको भी समझते हैं। यहाँ पर तो सकल प्राथमिक उत्पादकता, एक पारिस्थितिक तंत्र की सकल प्राथमिक उत्पादकता प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बनिक तत्वों की उत्पादन दर होती है। सकल प्राथमिक उत्पादकता की एक महत्वपूर्ण मात्रा पादपों में श्वसन द्वारा उपयोग की जाती है। वह उत्पादकता के शरीर में संचित कार्बनिक पदार्थों के भार तथा इनके शरीर में होने वाली विभिन्न क्रियाओं में होने वाली क्षति को जोड़ के बराबर होता है। दूसरा, शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता क्या है? शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता परिपोषित की खपत के लिए उपलब्ध जैव मात्रा होती है। यदि हम सकल प्राथमिक उत्पादकता से श्वसन के दौरान हुई क्षति को घटा देते हैं तो उसे शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता कहा जाता है। यहाँ पर देख तो जीपीपी माइनस आर इक्वल टू एनपीपी होता है। और आओ इसके बारे में थोड़ा सा और समझते हैं। प्राथमिक उत्पादकता एक सुनिश्चित क्षेत्र में पादप प्रजातियों के निवास पर निर्भर करता है। ये विभिन्न प्रकार के पर्यावरणीय कारकों, पोषकों की उपलब्धता तथा पादपों की प्रकाश संश्लेषण क्षमता पर भी निर्भर करता है। इसलिए विभिन्न प्रकार के परितंत्रों से भिन्न भिन्न होता है। संपूर्ण जीवमंडल को वार्षिक कुल प्राथमिक उत्पादकता का भार कार्बनिक तत्व के रूप में लगभग 170 बिलियन टन का आंका गया है। यद्यपि पृथ्वी के धरातल का लगभग 70% भाग समुद्रों द्वारा ढका हुआ है, फिर भी बावजूद इसकी उत्पादकता केवल 55 बिलियन टन है। तो इसको इंग्लिश में समझना चाहते हो, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, यहाँ पर है। एंड चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हो क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सूक्ष्म जीव का प्रयोग रसायन उर्वरकों तथा कीड़कनाशियों के प्रयोग को कम करने के लिए किया जा सकता है। यह किस प्रकार संपन्न होगा, व्याख्या कीजिए। तो आइए समझते हैं सबसे पहले। तो यहाँ प्रदेश तो कृषि उत्पादों की बढ़ती मांगों को पूरा करने के लिए रसायन उर्वरकों तथा कीड़कनाशियों का प्रयोग पर्यावरण प्रदूषण में भागीदारी देता है, जो कि चिंता का एक मुख्य कारण है। हम समझने लगे हैं कि रसायन उर्वरकों को अधिक उपयोग से कई समस्याएं जुड़ी हुई हैं। अगर बहुत ज़्यादा आप रसायनों का उपयोग करेंगे तो आपके खेतों में कई सारी समस्याएं हो जाएंगी, जिसे किसानों का मित्र कहा जाता है। केंचुआ और सारे के सारे आपके खेत से विलुप्त हो जाएंगे, जिससे ह्यूमस की मात्रा घट जाएगी और जिसके परिणाम स्वरूप कार्बनिक खेती करने पर तथा जैव उर्वरकों के प्रयोग पर दबाव बढ़ता जा रहा है। जैव उर्वरक मतलब कि जो नेचुरल खादर्स होते हैं, जैसे कि गौ माता होती है, उनका कंपोस्ट हो गया, मतलब कि मग हो गया। एंड यहाँ पर तो जैव उर्वरक एक प्रकार के जीव जो मृदा पोषक गुणवत्ता बढ़ाते हैं। जैव उर्वरक का मुख्य स्रोत सूक्ष्म जीव जैसे जीवाणु, कवक और साइनोबैक्टीरिया होते हैं। लेग्यूमिनेसिस पादपों की जड़ों पर स्थित ग्रंथियों का निर्माण राइजोबियम के सहजीवी संबंध द्वारा होता है, जो वायुमंडल में नाइट्रोजन के स्थिरीकरण पर कार्बनिक रूप में परिवर्तित कर देता है। ये क्वेश्चन कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुका है।
कि जितने भी लेगुमिनेसिस मतलब कि लेगुमिनेसिस फैमिली में वो सारे पादप आते हैं, जैसे दाल वाल वाले मटर के, तो ये सारे में क्या होता है, राइजोबियम होता है, जो क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, नाइट्रोजन का फिक्सीकरण करता है वायुमंडल में। ये क्वेश्चन कई बार आपके ऑब्जेक्टिव में आ चुका है, जिसे पौधों के पोषक के रूप में प्रयोग होता है। एंड अन्य जीवाणु जैसे एजोपाइरेलियम एवं एजोबैक्टर मृदा में मुक्तावस्था में रहते हैं, और ये भी वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर कर सकते हैं, जिससे मृदा में नाइट्रोजन अवयव बढ़ जाते हैं। एंड और यहाँ पर समझते हैं, देखो क्या दिया गया है, कवक पादपों के साथ सहजीवी संबंध माइकोराइजा स्थापित करता है। इस संयोजन में कवकीय सहजीव मृदा में फास्फोरस का अवशोषण कर उसे पादप में भेज देता है, पौधों को फास्फोरस देता है। ऐसे संबंधों में युक्त पादप कई अन्य लाभ जैसे मूलवातोड़, रोगजनक के प्रति प्रतिरोधकता, लवणता तथा सूखे के प्रति सहनशीलता तथा कुल वृद्धि तथा विकास प्रदर्शित करते हैं। साइनोबैक्टीरिया स्वपोषित सूक्ष्मजीव है, जो जलीय तथा स्थलीय वायुमंडल में विस्तृत रूप से पाए जाते हैं। साइनोबैक्टीरिया इसमें बहुत से वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकृत कर सकते हैं, जैसे एनाबीना नॉस्टॉक, यहाँ पर देखो एनाबीना नॉस्टॉक एंड ऑस्लिटेरिया आदि। धान के खेत में साइनोबैक्टीरिया महत्वपूर्ण जैव उर्वरक की भूमिका निभाते हैं। नीलहरित शैवाल भी मृदा में कार्बनिक पदार्थ बढ़ा देते हैं, जिससे उसकी उर्वरकता बढ़ जाती है। हाल ही में हमारे देश में जैव उर्वरकों की एक बड़ी संख्या बड़े पैमाने पर बाजार में उपलब्ध है, और किसान अपने खेतों में लगातार इनका प्रयोग कर रहे हैं, जिससे मृदा पोषक की भरपाई तथा रासायनिक उर्वरकों की आश्रितता भी कम हो रही है। एंड इंग्लिश मीडियम वाले चाहते हो तो यहाँ पर अपना स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हो, प्यारे 4 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है गुणसूत्रीय विकार मेंडेलिय विकार से कैसे भिन्न है, मेंडेलिय विकार का उदाहरण सहित व्याख्या करें। एंड ये भी क्वेश्चन 5 नंबर में कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, तो आओ देखते हैं इसको। तो यहाँ पर देख तो क्या कह रहा है यहाँ पर दोनों अनुवांशिक विकार है, दोनों अनुवांशिक विकार है, मेंडेलियन विकार भी है। मेंडेलियन विकार वे होते हैं जो एकल जीन के रूपांतरण या उत्परिवर्तन यानी कि किसी एक जीन में म्यूटेशन की वजह से होता है, से मुख्यतः निर्धारित हो जाता है। दूसरी तरफ गुणसूत्रीय विकार एक या अधिक क्रोमोसोम की अनुपस्थिति, अधिकता या असामान्य विन्यास के कारण होता है। तो ये दोनों में अंतर रहा। तो अब समझते हैं मेंडेलिय विकार के बारे में। मेंडेलिय विकार उसी विधि से उत्पत्ति संतति में पहुंचते हैं जिनका अध्ययन वंशागति के सिद्धांत से किया जा चुका है। इस प्रकार के मेंडेलिय विकार की वंशागति के उदाहरण को किसी परिवार में वंशावली विश्लेषण द्वारा खोजा जा सकता है। मेंडेलिय विकार के सर्वविदित उदाहरण हीमोफीलिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, दात्र कोशिका अरक्तता, वंध्यता, फिनाइल कीटोन्यूरिया, थैलेसीमिया आदि हैं। मेंडेलियन विकार प्रभावी अथवा अप्रभावी हो सकते हैं। वंशावली के नमूने द्वारा कोई भी आसानी से बता सकता है कि प्रश्न में दिए गए लक्षण प्रभावी हैं या अप्रभावी हैं, यानी कि डोमिनेंट है या रिसेसिव है। वंशावली का नमूना नीचे दिया गया है, जिसे हम प्रभावी या अप्रभावी लक्षण दिखलाए गए हैं। तो आओ इस नमूने को देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख तो यहाँ पर दिया गया है अलिंगी क्रोमोजोम पर प्रभावी विरोधक, जैसे यहाँ पर दिया गया है आपका माल्टोनिक डिस्ट्रोफी, एंड यहाँ पर दिया गया है जैसे सिकल सेल एनीमिया, ये भी अलिंगी क्रोमोसोम पर अप्रभावी विशेषक। तो यहाँ पर देख तो फिगर, एंड ये रहा आपका हीमोफीलिया के बारे में। तो आओ समझ लेते हैं। इस लिंग संलग्न रोग का व्यापक अध्ययन हो चुका है। इसमें प्रभाव रहित वाहक नारी से नर संतति को रोग का संचार होता है। इस रोग में रूधि को थक्का बनाने से संबंध एकल प्रोटीन प्रभावित होता है। यह एकल प्रोटीन एक प्रोटीन श्रृंखला का अंश मात्र होता है। इसके कारण आहत व्यक्ति के शरीर की एक छोटी सी चोट से भी रुधिर निकलना बंद ही नहीं होता। विषम युग्मजीन नारी वाहक से यह रोग पुत्रों में जाता है। नारी को रोगग्रस्त होने की संभावना विरल होती है। बहुत ही कठिन होता है कि कोई नारी इसका संक्रमण का शिकार हो, क्योंकि इस प्रकार की नारी की माता को कम से कम वाहक और पिता की हीमोफीलिया से ग्रस्त होना आवश्यक होता है। एंड यहाँ पर देख तो पढ़ लेते हैं फिनाइल कीटोन्यूरिया के बारे में। तो यहाँ पर देख तो यह जन्मजात उपापचयी त्रुटि भी अलिंग क्रोमोसोम अप्रभावी लक्षण की भांति ही वंशागति प्रदर्शित करता है। रोगी व्यक्ति में फिनाइल एनिलीन अमीनो अम्ल को यहाँ पर देख तो टाइरोसिन अमीनो अम्ल में बदलने के लिए आवश्यक एक एंजाइम की कमी हो जाती है। परिणाम स्वरूप फिनाइल एलिनीन एकत्रित हो जाता है और फिनाइल पायरुविक अम्ल तथा अन्य व्युत्पन्नों में बदल जाता है। इनके एकीकरण से मानसिक दुर्बलता आ जाती है। ब्रिक द्वारा कम अवशोषित हो सकने के कारण मूत्र के साथ उत्सर्जित हो जाता है। तो ये रहा आपका अंतर। एंड इंग्लिश मीडियम वाले अपना स्क्रीनशॉट ले सकते हो, यहाँ पर दिया गया है।
तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख तो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है आईयूडी अंतः गर्भाशय युक्ति क्या है, इस प्रकार का कार्य करती है, क्या यह किस प्रकार का कार्य करती है। तो यहाँ पर देख तो अंतः गर्भाशय युक्ति इंट्रा यूट्राइन डिवाइस आईयूडी चिकित्सकों या अनुभवी नर्सों द्वारा योनि मार्ग से गर्भाशय में लाई जाती है। यह कई प्रकार से होते हैं, जैसे कि पहला औषधि रहित आईयूडी, उदाहरण के लिए लिप्सेस लूप। दूसरा तांबा मोचक आईयूडी यानी कि कॉपर टी। एंड तीसरा है हार्मोन मोचक आईयूडी जैसे प्रोजेस्ट्रॉट LNG-20 आदि। आईयूडी गर्भाशय के अंदर ताम्र यानी कॉपर का आयन मोचित होने के कारण शुक्राणुओं की भक्षकाणु प्रक्रिया बढ़ा देते हैं, जिससे शुक्राणुओं की गतिशीलता तथा उनका निषेचन क्षमता कम हो जाती है। इसके अतिरिक्त आईयूडी हार्मोन को गर्भाशय में भ्रूण के रोपण के लिए अनुपयुक्त बनाते हैं और गर्भाशय ग्रीवा को, अब आगे देखते हैं, शुक्राणुओं का विरोधी बना देते हैं। जो औरत गर्भाशय में देरी या बच्चे में जन्म अंतराल चाहती है, उनके लिए आईयूडी आदर्श गर्भ निरोधक है। तो यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वाले अपना स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब बात करते हैं स्तन ग्रंथियों का सचित्र वर्णन करें। एंड ये भी क्वेश्चन कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर वाले क्वेश्चन में आ चुका है, तो इसको याद रखना। चलो देख लेते हैं स्तन ग्रंथियों का सचित्र वर्णन। स्तन ग्रंथि स्तनपायी अंग है। कार्यशील स्तन ग्रंथि सभी मादा स्तनधारियों का अभिलक्षण है। स्तन ग्रंथि युग्म संरचना है जिसमें ग्रंथिल ऊतक और विभिन्न मात्रा में वसा होते हैं, फेट होते हैं। प्रत्येक स्तन का ग्रंथिल ऊतक 15 से 20 स्तन पालियों यानी कि मेमोरी लोब्स में विभक्त होता है। इसमें कोशिकाओं के गुच्छे होते हैं जिसे कूपिका कहते हैं। अभी नीचे फिगर में देखेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। कुपिकाओं की कोशिकाओं से दुग्ध स्रावित होता है। यहीं पे मिल्क स्टोर होते हैं जो कि जब बच्चा शक करता है तो बाहर निकलता है, जो कुपिकाओं की गुहा और कोशिकाओं में एकत्र होता है। कुपिकाएं स्तन नलिकाओं में खुलती है। प्रत्येक पाली की नलिकाएं मिलकर स्तन वाहिनी मेमोरी डक्ट्स का निर्माण करती हैं। कई स्तन वाहिनियां मिलकर एक बृहद स्तन तुम्बिका बनाती है जो दुग्ध वाहिनी यानी कि लेक्टिफेरस डक्ट से जुड़ी होती है, जिससे दूध की स्तन से बाहर निकलता है। ये रहा फिगर, आओ समझते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर ये देख सकते हो, ये सब वासा यानी कि फेट हो गया। ये आपका परसुक हो गया, रिब्स। एंड यहाँ पर परसुक के बीच की पेशियाँ यानी कि मसल्स बिटवीन रिब्स हो जाएगा। एंड ये आपका बृहद अंग पेशी यानी कि पेक्टोरल्स मेजर्स हो गया, ये फेट होता है बहुत मोटा। एंड यहाँ पर देख तो ये रही आपकी स्तन नलिका जो बाहर की डबल लेयर होती है। ये रहा आपका तुम्बिका यानी कि एम्पूला हो गया आपका। एंड ये रहा चूचक यानी कि नीपल जहाँ से सक होते हैं दूध। एंड आपका दुग्ध वाहिनी यानी कि लेक्टिफेरस डक्ट इसके ही अंदर होता है। ये आपका स्तन ग्रंथि का आरेखीय फिगर है, काट चित्र है, अनुप्रस्थ काट का चित्र, इसको याद रखना। चलो पहले नेक्स्ट 5 नंबर वाले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उससे पहले 5 नंबर वाला यहाँ पर देख तो इंग्लिश मीडियम में दिया गया है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एंड फिगर तो सब में सेम ही रहेगा। ये रहा आपका 7 नंबर प्रश्न जो कि 5 नंबर में पूछा जा चुका है। कैंसर कोशिकाओं के मुख्य लक्षण बताएं। कैंसर कोशिकाओं के मुख्य लक्षण निम्नलिखित है। सबसे पहला, कैंसर कोशिकाओं की अपनी अपरिवर्तित कोशिका झिल्ली होती है, लेकिन कभी कभी म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स का निर्माण कोशिकाओं की सतह पर देखा जाता है। कैंसर कोशिकाओं से के कोशिका द्रव में विभिन्न प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं। फूला हुआ माइटोकॉन्ड्रिया होता है। केंद्रक आकृति काफी बड़ा हो जाता है एवं इसकी बाहरी दीवार अनियमित होती है। केंद्रक में क्रोमेटिन कणिकाएं अनियमित रूप से वितरित हो जाती हैं। एंड यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वाले अपना स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एंड अब देखते हैं यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन जो कि कई बार बोर्ड एग्जाम में आपके आ चुका है। संक्रामक रोग से आप क्या समझते हैं। जीवाणु जनित 3 संक्रमण रोगों के नाम बताइए जो जीवाणुओं से होता है। तो आओ समझते हैं, ऐसा रोग जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को संक्रमित हो सकते हैं उन्हें संक्रामक रोग कहते हैं। जीवाणु जनित संक्रमण जीवाणु द्वारा होते हैं। तो आओ समझते हैं जीवाणु जनित संक्रामक रोग। सबसे पहले निमोनिया, यह स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी द्वारा होता है। ज्वर, खांसी और सिर दर्द इसके प्रमुख लक्षण है निमोनिया के। याद रखना, ये ऑब्जेक्टिव में भी यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं। जैसे पूछ दिया जाएगा क्षय रोग किस बैक्टीरिया की वजह से होता है, तो याद रखना यह माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरोक्लोसिस नामक जीवाणु द्वारा होता है, उत्पन्न होता है। रोगी को बुखार आना, रात में शरीर से पसीना निकलना तथा रुधिर युक्त कफ निकलना सामान्य लक्षण है, जिसे टीबी भी कहा जाता है। क्षय रोग। कलरा एन, यह विब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु दूषित भोजन या पानी के साथ मनुष्य की छोटी आंत को संक्रमित करता है। बार बार पखाना के साथ उल्टी और कमजोरी इसके प्रमुख लक्षण है। ये रहा आपका लक्षण। एंड यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में इसको देख सकते हो। तो प्यारे यहाँ पर हमने 8 बेहद महत्वपूर्ण 5 नंबर वाले क्वेश्चन को डिस्कस किया, 11 बहुत ही महत्वपूर्ण 2 नंबर वाले क्वेश्चन को डिस्कस किया, एंड 28 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डिस्कस किया। इतने सारे क्वेश्चन को डिस्कस किया है, आपके लिए इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, मॉडल सेट ला रहे हैं,
तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना एंड कल फिर हम एक नए मॉडल सेट को लेकर आएंगे, तो चैनल से जुड़े रहना ताकि तुम्हारी तैयारी को नेक्स्ट लेवल तक लेकर जा सके।